हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं एवरीडे शो ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं किसमें सेला को होते हुए मसूरी। तो आप देखिए आज हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ है मैम। नमस्कार सब मेरे साथियों, आज मैं आप लोगों को एक्सपोजर भ्रमण के लिए सेला कोई ग्रोथ सेंटर लेकर जा रही हूँ। उसके बाद हम लोग मसूरी में धूम से देखने जाएंगे, जहाँ पे रेशम संवर्धन के बारे में जानकारी, विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और आशा करती हूँ कि सभी को उससे जो है बहुत लाभ प्राप्त होगा। और धन्यवाद। थैंक यू मैम। आपका मैम कुछ विचार, आज आप क्या क्या करने वाले हैं? दर्शन करने वाले हैं, फिर हम मसूरी दर्शन करने वाले हैं, जॉर्ज एवरेस्ट जाने वाले हैं। वाह, बहुत अच्छा आपने सोचा है। थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। ये हमारा पूरा स्टाफ है रेशम विभाग का। ये हमारी रेशम फैमिली छोटी सी। तो हिमांशु जी क्या विचार है आपका आज? जी क्या विचार बोले तो आपने क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप? हम तो घूमने जा रहे हैं, पहले सेलापुर जा रहे हैं, फिर वहाँ से मसूरी जा रहे हैं। और दिलीप जी ठीक हो? बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, ट्रिप में साथ ऐसे बने रहें और अंतिम तक वीडियो देखें। हमारे सर इधर बैठे हैं। सर आपका क्या विचार है? बहुत मजा आ रहा है, काम के साथ एंजॉय भी जरूरी है। जी जी हाँ, ये तो है। आप सर? गो विद द फ्लो। जोर से आप? नो कमेंट। आकाश सर कुछ कहना चाहते हैं? रवि भाई मसूरी इज गॉन। डेवलपमेंट हुआ है इसमें। और यहाँ पे हमारे एक ब्रांच भी है एग्रीकल्चर की, CSB की। इधर भी कहीं रुकना है क्या? बस एक बार लगा लो, बस एक बार लगा लो, ऐसे घुमा लो। रुको रुको रुको, आइए आइए। ओ भाई मैं यहाँ आया था, पेट डुबान पानी हो रहा। हेलो 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 आ जाओ। ये आ गए हमारे इंस्पेक्टर साहब। हाँ यहाँ पे एक ऑफिस है हमारा। देखिए सर, अभी देखिए गाइस, अभी हम रेशम विकास केंद्र सेला कुई, और इसका नाम है रेशम कोया बाजार सहाकरण एवं फैब्रिकेशन इकाई। यहाँ हम पहुँच चुके हैं। रुक जाओ गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम सेला कुई में रेशम विकास केंद्र पहुंच चुके हैं और ये हमारे सोहन भाई यहाँ पे खड़े हैं। सोहन भाई और बताइए। नहीं, सेलापुर ग्रोथ सेंटर में एंटर करते हुए और ग्रोथ सेंटर की और रीलिंग यूनिट की ओर जाते हुए हम, और ये हमारे सभी ग्रुप के साथी लोग, मैम लोग। ये गोया बाजार है जहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर अब कुछ प्रशिक्षणार्थी अंदर देखने पहुँच गए हैं, कुछ जा रहे हैं और उसमें अब मैं अंदर जैसे जाऊँगी, मैं वहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ होती है इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी उनको दूंगी, उनके साथ बांटूंगी। और इस बाजार में यहाँ पर किसान अपना कोकून लाते हैं और उनकी है ना, यहाँ पर फेडरेशन द्वारा उनको खरीदा जाता है। ठीक है।
ये पूरा कोकून का लगा हुआ है यहाँ पर। अब मैं साथियों को कोयला खाने की इकाई पर लेके जा रही हूँ, जहाँ पे कोयले को सिखाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कोकून साइक्लिंग इकाई यूनिट। तो चलिए आप लोग आइए। चाइनीज हॉटेल ड्राइव है। गाइस आप देख सकते हैं ड्राइंग मशीन है जी, हॉट एयर। हमारा कोकून टाइप चैम्बर हो गया। यहाँ पे आपको जितना भी किसान का जो रेशम आता है, कोकून आता है, उसको अपना ड्राई कर देता है। तो अब उसमें क्या करना है कि ड्राई मतलब पीपा किल हो जाता है, और उसके बाद पीपा किल करने उसमें क्या मेन क्या रहता है इसका, मान बॉयलर है इसका। तो इसमें तापमान और स्पीड, क्या तापमान रहेगा क्या स्पीड रहेगी, उसके हिसाब से हमारा सेट किया रहता है, ठीक है ना। और धीरे धीरे चलता है अंदर सब पूरे चैम्बर कई सारे इसके अंदर कन्वेयर बेल्ट हैं, तो उसमें अपना घूम के फिर मेन वहाँ पे इसका प्रोडक्ट वहाँ भी निकल जाता है, जो वहाँ बोरा लग जाता है ना। तो इसमें टेम्परेचर प्लस स्पीड, इसकी स्पीड अभी सेट कर देते हैं, एक खास टेम्परेचर सेट कर देते हैं, ठीक है ना। कोकून कितना गीला है कितना कैसा है उसके हिसाब से हम देखते हैं। टेम्परेचर तो हमारा बहुत रहता है, मतलब 100 प्लस चला जाता है हमारा, तो मतलब बहुत ज़्यादा रहता है ना उसमें। तो अब इसमें क्या रहता है कि हमारा जो रीड है हम थोड़ा सा इसमें सॉर्टिंग कर लेते हैं। जब किसानों को रेशम होता है पहले से उनको बोल गया कि सॉर्टिंग करके पहले से घर में आओ, तो वो रीड डबल करके अपना लाते हैं अलग से। तो रीड वाला जो अच्छा थोड़ा सा हम निकाल देते हैं, बाद में फिर उसको फिर हम ठंड ड्राई करते हैं बिल्कुल। जब उसका हमको क्या करना है कि स्टोरेज करनी है, क्योंकि हमने पूरे साल उससे रीलिंग करनी है। तो उसमें अगर हम सही से स्टोरेज नहीं करेंगे, सही से अगर कोकून को हम पीपा किल नहीं करेंगे, उसमें कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, उसमें जब 6 से 7 दिन हमने लगातार ठंड ड्राई कर दिया, उसके बाद हम कटिंग करते हैं ब्लेड से, पीपा करके हम उसको देखते हैं ढंग से पूरा हो गया, पूरा किल हो गया। क्योंकि ज़्यादा से उसमें मॉइस्चर रह गया तो फिर वो क्या होगा कि हमारा पूरी लॉटिंग खराब हो जाएगा हमारा, है ना। तो इसलिए महीने में हम चेक करते रहते हैं, फिर महीने में अंदर हमारा जो लड़कियाँ हैं, जैसे आज हमारा क्या है, आज हमारा बॉयलर सफाई हो रही है और आज सॉर्टिंग करेंगे लड़कियाँ बैठ कर। तो सॉर्टिंग मतलब सॉल्ट वाला निकाल के अपना फिर रीलिंग लगाएंगे, तो उनका एक काम ये करते हैं। तो आज हम उनसे पूरे दिन सॉर्टिंग करा रहे हैं, ठीक है ना। से हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें प्यूपा को मारना है और उसके कवच को हानि नहीं पहुंचानी है। इस प्रक्रिया से करने से क्या है, क्योंकि अब देहरादून में हमें कोकून कर्नाटक की तरह प्रतिदिन हमको प्राप्त नहीं होता है। हमें साल में केवल 2 ही फसल प्राप्त होती है, अप्रैल के महीने में और अक्टूबर के महीने में। तो रीलिंग इकाई को चालू रखने के लिए इसको हमें सुखाकर और इसका हमें भंडारण करना पड़ता है, और बीच बीच में हमें इसको धूप दिखानी पड़ती है, जिससे कि फंगल अटैक से बचाया जा सके इसको। और जैसे जैसे हमारी आवश्यकता होती है उस हिसाब से रीलिंग इकाई में जो ये सॉर्टर को, कोकून छांटने वाले को बैठाकर पूरी छटाई कराई जाती है। उसमें से डिफेक्टिव कोयों को अलग किया जाता है और रीलिंग कोयों को रखा जाता है, एक एक बोरा 3-3 बोरा करके रखा जाता है। फिर जब ज़रूरत होती है उस हिसाब से इकाई में कोयों को प्रयोग में लाया जाता है। इस चेम्बर का यही उद्देश्य है। थैंक यू मैम। और गाइस आपको हम इसके अंदर दिखा देते हैं कि अंदर कैसे क्या चीज़ें होती हैं इसमें और क्या प्रक्रियाएं होती हैं जिसके थ्रू ये ड्राई होता है। बताओ। देखो भाई ये अंदर क्या होगा, पूरा चैम्बर के अंदर के ये बेल्ट लगी है, जिसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रक्रियाओं से कोकून गुजरता हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, इसमें कितनी ये बेल्टें लगी हैं, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 टोटल 8 बेल्टें लगी हैं। बिल्कुल। और इन्हीं से क्या होता है, हमारा कोकून है नहीं लगभग 4-5 घंटे में क्या है, लगभग पूर्ण ड्राई हो जाता है। मतलब इसी में इसको गर्म हवा मिलती है, बिल्कुल। इसके थ्रू इसका जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है, उड़ पूरा जाता है। मॉइस्चर निकल जाता है यहाँ से। जी धन्यवाद। चलते ये हमारे ग्रुप के सभी लोग और सम्मानित मैम मीनाक्षी मैडम खड़े हैं, और हम अभी जा रहे हैं रीलिंग यूनिट की ओर। नहीं, ग्रोथ कोकून मार्केट में जा रहे हैं। कोकून मार्केट की तरफ आप प्रशिक्षणार्थियों को कोया बाजार दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं कि वहाँ पर कैसे कैसे मार्केटिंग होती है और कैसे कैसे बोली लगाई जाती है, कब कब मार्केटिंग होती है, इसकी जानकारी उनको देते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं साथ साथ।
बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। अरे वाह सर, वही बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। धागा बोलते हैं, कच्चा रेशम धागा जिसको रॉ सिल्क कहा जाता है। ये रॉ सिल्क देखो, आपको यहाँ से देखो, ये कम से कम ये आप लोग कितनी जगह से लेसिंग करवा रहे हैं? 6 जगह से, और 7वीं जगह बंद कर रहे हैं ना? हाँ, हम लोगों ने जो अपने टाइम पे करा था ना, तो वो हम लोग 5 जगह से करके और 6ठी जगह पे थोड़ा सा गैप देके वहाँ से करते हैं। जो मैंने आपको परसों पढ़ाया था, रॉ सिल्क टेस्टिंग का जब मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि इसको हम 6ठी जगह से या 7वीं जगह से इतना हम लोग लगभग 1.5 इंच के करीब हम छोड़ते हैं। वो क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि चरखे को हम जब लच्छियों के साथ नीचे उतारते हैं तो वो फैलती है लच्छियाँ। फैलने से क्या होता है, वो जो 7वीं स्थान है वो अपनी जगह आ जाता है। और एक हर लच्छी की अपनी एक पहचान होनी अति आवश्यक है, इसीलिए लेसिंग की जाती है। ठीक है, और ये देखिए, ये इसको बोलते हैं रीलिंग मशीन, पुनः धागाकरण मशीन। इसका मकसद क्या है कि हमको मानक आकार, स्टैंडर्ड साइज की लच्छी चाहिए, तो हमको यहाँ पे रील को निकाल कर और हमको एक एक धागा इसमें से पिगटेल आई में से पास करके इसमें हमको निकालना पड़ता है। वो क्योंकि उसमें सेरिसिल होता है तो वो चिपक जाती है। इस तरह से बाकी 5 हमने यहाँ जोड़ दिए, उसके बाद हमने इसको चला दिया। ठीक है, लॉक लगा हुआ, बंद करा दिया। और इसके बाद ये भी ऐसे ही चलती है, आगे पीछे, और इसमें यूँ डायमंड बनता है, ऐसे डायमंड बनता है। डायमंड अति आवश्यक है, अगर डायमंड नहीं बन रहा इसका मतलब चरखे में कोई ना कोई फॉल्ट आ रखा है। अगर ये ऐसे नहीं घूम रहा तो, और वो सीधा चल रहा है, सीधा नहीं चलना, आगे पीछे ये चलते रहना है। और जब ये डायमंड बन जाता है उसके बाद ये लच्छी को हम ऐसे यहाँ से हम हाथ लगाते हैं। और लेसिंग कहाँ से करते हैं? ये इसको बेटन बोलते हैं, जो मैं उस दिन बता रही थी। इसको वुडन बेटन, लकड़ी का बेटन, लकड़ी की रॉड है। इसमें यहाँ पे धागा क्या होता है, बहुत हार्ड कड़ा हो जाता है। और इसको क्या है कि और यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में क्या होता है, हवा का आर पार होती है। उससे क्या आप हाथ लगाओगे, आपको इसका जो टेक्सचर है बहुत नरम, जो हाथ लगाने से नरम महसूस होता है। लेसिंग इसके बीच में करेंगे, यहाँ पे नहीं होती लेसिंग, होगी भी नहीं, ये बीच में लेसिंग होगी। और क्रोशेट बोलते हैं, या क्रोशिया, हिंदी में क्रोशिया बोलते हैं, इंग्लिश में क्रोशेट बोलते हैं। उसकी मदद, उसका जो हेड है उसको थोड़ा सा तोड़कर और कच्ची रील से इसकी लेसिंग करी जाती है। और ये लेसिंग का मैंने उद्देश्य बता दिया था कि लेसिंग क्यों करी जाती है। हम ऐसे भी तो लच्छी को उतार सकते हैं, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी लच्छी कौन सी है? अपनी लच्छी की पहचान के लिए हमें यह लेसिंग करनी अति आवश्यक है। जब बाइंडिंग होती है ना, बाइंडिंग मैंने बताया था, चरखी दिखाई थी मैंने आपको, वीडियो दिखाई थी, फोटो दिखाई थी। तो बाइंडिंग के टाइम पर क्या होता है कि जब हम उसको चरखी पे चढ़ाते हैं ना, तो उसमें हम लेसिंग के धागे हमें खोलने पड़ते हैं। अगर नहीं खोलेंगे तो फिर बॉबिन में कैसे भरेगी, वो चरखा कैसे चलेगा, और बॉबिन नीचे कैसे भरेगी? इसका उद्देश्य ये है, मानक आकार की लच्छी की प्राप्ति के लिए। नहीं तो रीलिंग इकाई, रीलिंग यूनिट में जो ये मशीन, मल्टी एंड रीलिंग मशीन पर जो रील भरनी है, ये भर जाती है। अगर आप इसको निकालेंगे तो ये अपने आप में एक लच्छी है। ये देखिए, ये जब गीली होती है, अभी तो ये अभी कम गीली है। ये ऐसे अगर हम निकालेंगे ना, तो ये ऐसे धीरे धीरे निकल तो जाएगी, लेकिन अब देखो यहाँ पे भी कड़ापन है। ये देखिए, ये वही चीज़ है जो यहाँ पे है। और परमिशन चेम्बर का मैंने उद्देश्य बता दिया था कि परमिशन, और रीलों को उल्टा रखा, सीधा नहीं रखना, रीलों को उल्टा रखना। इसको बोलते हैं रील परमेशन चेम्बर। इसका उद्देश्य ये है कि जो टूटे हुए सिरे होते हैं, जो छोर होते हैं, वो सेरिसिल इसमें दबाव देने से, प्रेशर देने से, दबाव देने से ये अपना धागे जो अंदर टूटे हुए होते हैं वो जुड़ जाते हैं सेरिसिल की सहायता से। और फिर जब हम रीलिंग करेंगे तो एक लगातार रीलिंग में बिना टूटे लच्छी बढ़िया से उत्पन्न होगी, तैयार हो जाएगी। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। अच्छा, वो डीले के बारे में जरा एक बुलाई, मान लो 5 मिनट 10 मिनट, मतलब 5 चक्कर 10 चक्कर। और ये देखो, इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं रोटेशन बॉक्स है। ये रोटेशन का मतलब चक्कर का डिब्बा है। और ये क्या है कि इसमें आपको जब भी कोई भी ककून का, जब भी आप जैसे एक ककून फिनिश हो गया, तो अगला ककून करने के लिए पहले किच्चे को हटा के इस रीडिंग को हमें 0 करना है। मैं बता रही हूँ, बता रही हूँ मैं सारा प्रोसीजर
ये आप देख सकते हैं कि इसको जीरो करना पड़ता है। ये देखिए, ये मैंने जीरो कर दिया है, इसकी रीडिंग यानी चक्कर की रीडिंग मैंने जीरो कर दी है। अब क्या करना है कि जो कपूर हमने पका लिए, हम सैंपल के तौर पे 10 कपूर लिए, पैरामीटर जो होता है प्राचल 10 कपूर लिए, उनको हमने पकाया जैसे नॉर्मल पकाते हैं हम लोग। पकाने के बाद उसमें हम 10 के 10 इकट्ठे नहीं चलाएंगे इसमें। हमने क्या करा, एक कटोर 2 कटोरे लेंगे, 1 लीटर गर्म पानी उस, और बाकी में आपके 10 डूबे हुए, उसमें से एक निकाला, दूसरी कटोरी में भी गर्म पानी, दोनों में गर्म पानी रहेगा, थोड़ा तेज़ गर्म, तो ठंडा जल्दी होता है। और 1 कपूर लिया और उसको हमने एक छोटा, ये झाड़ू की सीख होती है, उस सीख को हमने छोटा झाड़ू बना लिया, 5-6 टीडिया या 8-7 टीडी लेके, और वो उसको ये धागे से बांध दिया, वो छोटा झाड़ू बनता है, इतना सा झाड़ू बनता है। और उसको हमने ऐसे से मार के ना, हमने उसके सिरे छोड़ ढूंढने हैं। और एक कपूर, जब कपूर हमने एक निकाला, वो निकल जाता है, ऐसे ऐसे हमने ढूंढा, ठीक है, ऐसे धागा। अभी तो मैं आपको टेम्पररी बता रही हूँ, निकाला वो जैसे ये कटोरी में डूबा हुआ। निकालने के बाद हमने क्या करा कि उसको जो है ना, और रीडिंग जीरो जरूर रखनी है, ये ध्यान रखना है सबसे पहले। और ये आपके थ्रेड गाइड है, ये थ्रेड गाइड से पास किया और यहाँ पे जाके हमने उसको लिपटा दिया। एक ही का ना, सिंगल कपूर का ये कटोरी रखी, ठीक है, और कटोरी रख के और क्या करना है कि इसको उल्टा नहीं चलाना, इसको धीरे धीरे चलाना है, बहुत धीरे भी नहीं चलाना। इसको ऐसे चलाते कहीं चला, देखो चल रहा है, देखो ये चक्कर चल रहा है, चक्कर अभी देखो, ये जब ये डूब जाएगा ना, ये रुकने को आ रहा है, ये 5 चक्कर हो, 5 चक्कर हो गए, ठीक है। ऐसे हमने ऐसे धीरे चलाते जाना, वो एक कपूर जहाँ खत्म हो जाएगा, देखा लास्ट में पैलेट पार्ट रह जाता है, वो जो जिसमें ट्रांसपेरेंट दिखता है वो पार्ट रह जाता है, उसको नहीं करना है, नहीं तो वो धागे में क्या है, वो स्लग पैदा करेगा, उसमें गंदगी आ जाएगी। बस उसको आपने क्या करना है कि उसको उठा के दूसरे बर्तन में या कहीं किसी कागज़ में आप वो टूपा को रख देना। उसके बाद आपने क्या करना है, तुरंत रीडिंग नोट कर लेना। अब ये देखना है कि बीच में आपका धागा टूटा तो नहीं है। अगर धागा टूटा है 2 बार, 1 बार, 2 बार टूटा है, तो लिखेंगे एक नंबर, रीडिंग लिखी, मान लो 300 चक्कर है, 300 रोटेशन हो गए। फिर टूटा कितनी बार, ये ध्यान रखना है, बातें नहीं करनी किसी के साथ, और फटाफट यहाँ पे 2 बार टूटा, 2 लिख दिया उसके आगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसका की जो किसको बोलते हैं, किलचा बन गया। वो किलचा वहाँ देखा था ना आपने उधर, और ये उधर पहले वाले एंट्रेंस पे। मैम जब टूटेगा तो कैसे पता चलेगा, कैसे दिखेगा वो तो रुक जाएगा, अपने आप जाएगा, हाँ, वो नीचे बैठ जाएगा कपूर, वो बैठ जाएगा। फिर कुछ फेंकना नहीं है उसको, फिर हमने कोई गांठ भी नहीं लगानी, फिर हमने झाड़ू की सहायता से हल्का हल्का करना है, हल्का हल्का मारना नहीं है उसको, और उससे तार ढूंढा और गांठ नहीं लगानी, उसी में ऐसे चिपका देना, वो खुद ही चिपक जाता है। और जितनी बार लेके जाए वो लिख दिया, हाँ, वो दिमाग में रखना है, 1+1+1 ऐसे करके। और उसके बाद जब रीडिंग आ गई, हाँ चलो फिर बस ठीक है, इतना हो गया हमारा। सॉर्टिंग डबल डैमेज वाला जो है ना, वो तो रीडिंग नोट जाता नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, हमारा वही पुराना तरीका चरखा हैंड पर कटघड़ी बोलते हैं उसको। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे लड़कियाँ बैठती हैं, यहाँ पे बॉइलिंग वाला प्रोसेस ये रात का। इसकी भट्टी इधर से लो, इधर से आएंगे, उसकी भट्टी उधर है, इसकी भट्टी इधर है, ठीक है कि नहीं, ये पूरा बॉयल रहता है। सेम जो कुकिंग वहाँ पे हो रही थी, अब सेम कुकिंग हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। पर उसमें थोड़ा ये मेहनत वाला प्रोसेस है, पर फॉर्चुनेटली हमारे पास 3-4 लड़कियाँ, अभी कुछ साल पहले भी हमारे यहाँ काम हुआ था, तो वो लड़कियाँ हमारे पास अभी है, बहुत एक्सपर्ट है इस काम के लिए। 3-4 लड़कियाँ हैं हमारे यहाँ, तो सेम टू सेम यहाँ पे डाला, यहाँ से लिया, ये 1-2, अब यहाँ पे वो लगी ना, उसमें 6 हैंड बन जाते हैं उसके अंदर। अब उसमें वर्तमान में प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रही है कि जो उसके जो वो जो 6 हैंड बन रहे हैं ना उसमें, तो वर्तमान में प्रॉब्लम ये है कि डंडा है उसका, वो थोड़ा ऊपर नीचे है, मतलब कोई कम है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है ना। तो अभी उसको हम ठीक करवा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो जो अंदर के ठीक हो जा रहे, बाहर वाला जो है वो बाहर आ जा रहा है किसी, है ना। तो सेम प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे से डालना, वही यहाँ पे चरखा घुमाते रहेगा और वो हैंग बनते रहेंगे वहाँ पे, है ना। तो अब उसमें से जो यहाँ से निकल के आ गए, तो अभी आपने धागा देखा उसमें कीड़े लगे हुए थे ना, तो वो हम यहाँ से जितना कोशिश होती है यहाँ छूट जाते हैं, यहाँ से होते हुए, लेकिन जो छूट गए यहाँ छूट गया, लेकिन वहाँ पे आ ही जाता है वो। तो तब उसको हम वॉश करते हैं और उसका उसको ब्लीच करते हैं, जो आपने फिर धागा देखा फिर फाइनल। सर जैसे वहाँ 8 को फूल का एक धागा ले, यहाँ वही, यहाँ भी 8 ठीक है नहीं। तो अब उसमें जब धागा निकाला, तो हमने अब वो वहाँ पे सेम प्रोसेस, जब टूटता रहेगा तो जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। तो अब उसमें क्या होगा कि अब जो सॉल्ट डबल डैमेज हमने यहाँ पे कर दिया, तो तुमने ये लटका हुआ देखा नहीं, अब ये लटका हुआ, अब तुम्हारे दिमाग में ये तो आ गया सॉल्ट डबल डैमेज तो तुमने बना दिया, इसका क्या करोगे, और जो बेसिन रिफ्यूज है उसका क्या करोगे। तो यहाँ पे हमारे बंगाली व्यापारी हैं, वो इतने एक्सपर्ट हमारे बंगाल के लोग होते हैं,
वो उनका भी धागा बनाए जाते हैं। मैंने बताया इसको अब ये तो हो गया तुम्हारा हैंडस्पन, चरखा बोलता है इसको, कटघई बोलता है। तुमने मतलब तकली सुना होगा, तकली तकली कताई, ये तकली करते हैं उसको, ठीक है ना। और आज भी कर रहे हैं वो लोग। आज भी कर रहे हैं, मतलब ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हम उत्तराखंड में नहीं कर पाते, लेकिन वो लोग कर रहे हैं अपने यहाँ, वो कुछ नहीं छोड़ते। और जो तुम्हारा बेसिन रिफ्यूज मैडम में बताया, बेसिन वेस्ट बोलते हैं जिसको, जो तुम्हारा 75% जो रील्ड हो जाता है, जो बाकी बच जाता है वो बेसिन रिफ्यूज है, उसको भी धागा बना देते हैं। उसको वो इतना हाई टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, उसको खींच के धागा बना के उसको तकली कर देते हैं वो, मतलब कुछ नहीं छोड़ेंगे उसको, जो भारत बेसिन रिफ्यूज पड़ा हुआ है ना। तो अब आपने देख लिया कि वो अल्टीमेट हमने धागा ही बनाना है। जो हम यहाँ बनाने में सक्षम है तो वो हम बना देते हैं। अब चीज यही है, इसको हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। जो ये लटका हुआ है ना, इसको भी सेल कर देंगे, और बेसिन रिफ्यूज है उसको भी सेल कर देंगे। पहले हम ड्रिल डबल डैमेज भी सेल करते थे, लेकिन अब उसको हमने रोक दिया, उसको हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है ना। उसको तो हमने कर दिया, अब ये और वो हम सेल कर देंगे। जो बेसिन मतलब सबका धागा उन्हें कोई हमारा वेस्ट नहीं गया, ठीक है ना। बस ये है। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अभी इसका उद्घाटन भी हुआ है, अभी आपने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा इसके बारे में। जी। तो मतलब ये हमारा सक्षम हो गया। अब हम अपने अब हमारे टोटल धागा हम बना रहे हैं, कपड़े भी हम बनाने शुरू कर देंगे, हम पूर्ण सक्षम हो गए, लगी है। ये बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बुला लीजिए ना रेशम निदेशालय में, बेटा तो मुझे बुला लीजिए। वैसे भी CFC अगर वो चल जाएगा तो ये लगभग आधी हो जाएगी मेरी, ठीक है ना। अब उसकी एक ट्यूब जो है तुम्हारा 200 लीटर पानी कर देती है, तो एक में इसमें 9 लगी, ये सोलर प्लांट देख सकते हैं आप। तो जो बिजली का काम बिजली से होता था वो काम अब सोलर वाला काम। तो इसी के साथ हम अब यहाँ ग्रोथ सेंटर से बाहर निकलते हुए और मसूरी की ओर जा रहे हैं। संसार सारं केन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भववाणी सहितं अभी गाइस हम थोड़ा सा मसूरी रोड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से मसूरी 32 किलोमीटर दिखा रहा है, और ये हमारी बस है, और 10 मिनट के लिए रुके हैं यहाँ पे। जवानी तुम्ही को मुबारक। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। गाइस आप ये देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा।
अभी हम मसूरी से केवल 8 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बने हुए हैं। और यहाँ तक आप देख सकते हैं कि जो मसूरी रूट है इसके आसपास के जो जितने भी मतलब आप काफ़ी सारे रिसोर्ट पे फटा पड़ा है और होटल्स वगैरह और टूरिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी इस टाइम पे सीज़न चल रहा है तो काफ़ी यहाँ पे आप भीड़ भी देख सकते हैं। ये देखिए तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम दून सिल्क पहुंच चुके हैं और यही हमारा यहाँ पे आने का मेन मोटिव था मसूरी कि हम दून सिल्क में विज़िट करें और वहाँ देखें कि जो रेशम के कपड़े बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ये रेशम के जो कपड़े होते हैं वो आप यहाँ पे स्टॉल देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं? सर इसमें तो शॉल भी इसका स्टोल भी सर वाला रेट क्या है? 1900 ये सर 1850 हो जाएगा। ये हमारे साइंटिस्ट क्या कहते हैं? आवाज तो आई है।